हाँ, तो अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है कि सर डायरेक्टर सर्कल और ऑक्सिलरी सर्कल का हिसाब किताब क्या है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा बेटा देखो, ये अपना क्या है, ये अपना हाइपरबोला बन गया है ना। ऑक्सिलरी सर्कल, अच्छा बताओ, ऑक्सिलरी सर्कल तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, जो इस मेजर एक्सिस को क्या माने, रेडियस माने, सॉरी डायमीटर माने, और इस तरीके से बनाते, ये अपना क्या हो गया, ऑक्सिलरी सर्कल। अब डायरेक्टर सर्कल आप बोलोगे सर कैसे बनेगा, तो बोलोगे बेटे डायरेक्टर सर्कल क्या है, टेंजेंट पे बेसिस है ना, यहां से टेंजेंट यहां से टेंजेंट, उनके उनका 90 डिग्री हमेशा बनना चाहिए ना। तो ये अंदर जनरली जो रहता है वो इस तरीके से रहता है। अब वो इसके इनसाइड भी हो सकता है, सेंटर यही रहता है, दोनों कोसेंट्रिक सर्कल रहते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं थोड़ा सा अगर और हिसाब से बनाना चाहूं तो मतलब ये कट नहीं कर रहा होता, जरूरी नहीं टच नहीं कर रहा होता, सेंटर दोनों का क्या होता है, सेम होता है, तो ये ऐसा बन सकता है। ठीक है, क्योंकि हमेशा आपको एक पॉइंट तो बाहर रखना पड़ेगा ना जहां से दो टेंजेंट्स बन सके, तो कोसेंट्रिक रहता है। ठीक है, ये व्हाइट वाला जो है आपका, ये किसकी तरह काम करेगा, आपके ऑक्सिलरी सर्कल की तरह, और जो ये है आपका क्या बोलते हैं ग्रीन वाला है, ये किसकी तरह काम करेगा, आपके कौन सा सर्कल है भाई, ये डायरेक्टर सर्कल की तरह। तो एक पिक्चर मैंने आपको यहां से थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश की है कि यार ये ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड हाइपरबोला हम खत्म कर चुके हैं। अब मुझे टेंजेंट की तरफ मूव करना है, तो उससे पहले मैं एक एक शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को बताना चाहता था यार। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो सेंटर कैलकुलेट करने की शॉर्ट ट्रिक है। अब ये सेंटर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो देखो भाई सेंटर कहां कहां आपने देखा, मैं बात कर रहा हूं एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर 2hxy by² ध्यान से देखना, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज बताना, 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू, यहां पे तो ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इससे मुझे क्या क्या मिल सकता है, कोई बताएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मुझे इससे मिल सकता है, हाँ या ना। हाँ सर। यस सर। क्या मुझे यहां से वो मिल सकता है, सर्कल, सर्कल। क्या पैरा मुझे यहां से पैराबोला मिल सकता है, हाँ सर। इलिप्स। क्या मुझे यहां से इलिप्स मिल सकता है, मिल सकता है सर। क्या हाइपरबोला, तो हाँ मतलब सर। ये सारी चीजें मुझे यहां से मिल सकती हैं। सेंटर किस किस में होता है, सर्कल में, सर्कल में, इलिप्स इलिप्स में। में, हाइपरबोला में। लेकिन यहां पे क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, यहां पे क्या होता है, सर्कल में सेंटर, इलिप्स में भी क्या होता है सेंटर, हाइपरबोला में भी क्या होता है सेंटर। तो ये पैराबोला में कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मैं अभी शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं आपको, उससे पैराबोला में हमें कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन हमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाता है सीधे, सर्कल का सेंटर मिल जाता है, एलिप्स का सेंटर मिल जाता है, और हाइपरबोला का सेंटर मिल जाता है। अब आप बोलोगे सर ऐसी कौन सी शॉर्ट ट्रिक है, तो भैया ध्यान रखना, जो मैं अभी समझाने जा रहा हूं नोट के तौर पे पहले लिखवाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आप ट्राई करके देखोगे कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है, तो नोट करके लिखना बेटा, नोट, ये इसको आप डबल ट्रिपल 50 स्टार जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। इफ, मैं लिखवाता जा रहा हूं, साथ साथ लिखते जाओ, फाइ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कोनिक, कोनिक, ये हाइपरबोला लिखा होता है यहां पे, लेकिन मैं कोनिक के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, उसमें सर्कल भी आएगा, इलिप्स भी आएगा, आप यहां ब्रैकेट पे लिख लेना, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इन सब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये यहां पे सब कुछ लिखा है, कोनिक एंड करके भी लिख सकते हैं, एंड ये देखो ये मैं सिंबल बना रहा हूं, किसी को पता है कि ये किसका सिंबल होता है, बताओ, ये किसका सिंबल होता है, ये वाला डेल्टा, उल्टा टाइप 6 जो बना होता है किसका होता है, सर सेमी डेरिवेशन का। नहीं नहीं लड़के, पार्शियल,
हाँ वही बात है सर, वही कहना नहीं, सेमी और पार्शियल में डिफरेंस है बेटा, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव है ये, तो आज से आप इसे साइड में लिख लीजिए, दिस रिप्रेजेंट्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप बोलोगे सर पार्शियल कैसे, समझाऊंगा। जब भी फाई देखो एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेगा, वाई को कांस्टेंट मान लेगा। दिस रिप्रेजेंट पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है, डिनोट्स द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, differential coefficient of phi with respect to x, सब कुछ लिखवा रहा हूं मैं, keeping y constant। मतलब ये phi x कॉमा y के अंदर अगर मैं ये डेल्टा लगा दूंगा, ये उल्टा 6x लगा दूंगा, तो ये सिर्फ x का डेरिवेटिव करेगा, y को कांस्टेंट मान लेगा। एंड likewise partial differentiation with respect to y keeping x constant, then center C, सेंटर किसके केस में, सर्कल, हाइपरबोला, इलिप्स के केस में, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके केस में, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के केस में, is the solution of delta phi by delta x is equals to 0, comma delta phi upon delta y is equals to 0, this is valid for all conic। दिस इज वैलिड फॉर ऑल कोनिक, ठीक है। तो ध्यान से समझो इसको, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c is equals to 0। If phi x comma y is equals to 0 is the equation of conic, and delta phi upon delta x denotes differential coefficient of phi with respect to x keeping y constant, and likewise delta phi upon delta y, then center C is the solution of delta phi upon delta x is equals to 0, delta phi upon delta y is equals to 0। This is valid for all conic। बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज मुझे बताइए। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है कि भाई मैंने क्या क्या लिख दिया, उसमें टर्मिनोलॉजी में कोई डिफरेंस है, करेंगे कैसे वो तो मैं समझा ही रहा हूं। कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, नहीं तो एक क्वेश्चन लेते हैं। बताऊं, नोट हो गया यहां तक? हाँ सर। एक क्वेश्चन लूं? चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। आप सब लोगों को बड़े आसानी से पता है कौन है क्वेश्चन में भैया, सर्कल। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये मेरे एक सर्कल की इक्वेशन है ना सर्कल, हाँ या ना? हाँ सर। है ना। इसका सेंटर बताओ। अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहूंगा तो x के कोएफिशिएंट के सामने 1 -5 लिखा है उसको -2 से डिवाइड कर दो मतलब 1, और y के सामने जो भी लिखा है उसे -2 से डिवाइड कर दो मतलब 5। तो 1 -5 आ गया यहाँ से, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? नो सर। हाँ सर। नहीं, तो ये हो गया 1 -5 हमारे पास आ गया है, ठीक है। अब मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं कि देखो 1 -5 तो आ गया है। अब मैं पूरे प्रोसेस को ये समझाना चाहता हूं कि भैया क्या ऊपर वाले से ये हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है। ये phi x, y का फंक्शन है क्या? बिल्कुल है जी। इसमें देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, वाई स्क्वायर आ रहा है, 2x आ रहा है, 10y आ रहा है, प्लस 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो डेल्टा फाई x, y अपॉन डेल्टा x मैंने किया, तो बेटा x के रिस्पेक्ट में करेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 2x, y का 0, -2x का 2, इसका
जीरो, उसका भी इसका 0। जीरो। ठीक है, आंसर कितना आ गया 2x माइनस 2। x is equal to क्या 1। बोला, उसे कर दो इक्वल टू 0, तो वहां से एक इक्वेशन मिल जाएगी आपको। देखो ऊपर लिखा हुआ है, मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आपको ये डेल्टा फाई एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा वाई, ये आपको करना है। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा आपके पास में 0, क्योंकि आप वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। वाई स्क्वायर का 2y, ये कितना आ जाएगा माइनस 2x। माइनस 2x वाला बताओ कितना आ जाएगा आपके पास में 0 0, तो ये आ जाएगा 0। ये प्लस कितना आ 10 जाएगा आपके पास में 10, ये कितना 0। 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। बताओ कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो y is equal to -5 आ जाएगा। तो यहां से x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1, यहां से कितना हो जाएगा 2y प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखना जरा, यही सेंटर था ना। हाँ सर। बस अब देखो, कभी कभी क्या होता है, यहां पे एक इक्वेशन बनेगी और यहां पे भी एक इक्वेशन बनेगी। जब आप इसे इक्वल टू 0 करोगे, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, दो लाइन का। लाइन की इक्वेशन बनेगी, कभी कभी यहां पे ऐसा बनेगा आपके पास में, मान ले 2x प्लस y माइनस इज इक्वल्स टू 0। यहां पे बन गया भाई y प्लस 3 माइनस y प्लस 3y, y प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो दो लाइन की इक्वेशन आ गई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, काम बन जाएगा आपका। सर लेकिन समझ रहे हो? x और- हाँ या ना? कोई दिक्कत सर है? हाँ बोलो। सर वो x और y की जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपोजिट टर्म्स तो 0 हो जाएंगी ना, तो x और y कैसे बचेंगे फिर इक्वेशन अरे से? बनेगा बनेगा। जब चलो, मल्टीप्लाई एक्स वाई मल्टीप्लाई में होंगे तब। हाँ बिल्कुल सही बोला लड़के ने। देखो, अगर यही एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से होता कि एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3xy बना दिया, यहाँ पे मैंने y स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे 5x बना दिया, यहाँ पे 10y बना दिया प्लस 1। अब ये किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पैराबोला को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैराबोला में हमारे पास जस्टिफिकेशन नहीं होता कि वो सेंटर तो बना ही नहीं रहा, फिर कोऑर्डिनेट किसके दे रहा है। ठीक है, वैसे देता वो सेंटर ही है। पैराबोला को भी हम इन्फिनिटी पे क्लोज मानते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके दोनों जो है मिल जाएंगे, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं है ना, वो बन नहीं रहा ना हमारे सामने। समझ में आई बात? तो इसलिए पैराबोला के केस में हम बात नहीं करते इसके बारे में। इसके केस में तुम पार्शियल डिफरेंशिएशन करके देखो जरा। अगर मैं इसे फाई मान लू तो x कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू मैं x कर रहा हूं, देखो जरा ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x 4x, ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3y 3y, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हाँ, बचेगा सर। फाइन। भाई y कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है ना इसमें, हाँ, x का समझ गया डिफरेंशिएशन सर। कितना हो गया 1। समझ गया सर। ठीक है, तो ऐसे चलेगा पूरा मामला। कोई दिक्कत है किसी को नो सर। किसी भी तरीके से? बोलो। कोई दिक्कत नहीं है सर। है ना? तो यहां एक लाइन बन जाएगी। अच्छा, दोबारा मैं डिफरेंशिएशन करूंगा y के रेस्पेक्ट में, तो ये 0, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 3x, ये कितना आ जाएगा 2y, ये 0, ये 10 इज इक्वल्स टू 0। दो लाइन की इक्वेशन बन गई, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम किससे निकाल सकते हैं? एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, और कौन सा मेथड है आपके पास में? वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। ठीक है, सब्सटीट्यूशन हो गया। तीन चार मेथड है अपने पास में, उनसे आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। एक्स की वैल्यू उठा के वाई वाले में डाल दो यार, एक्स की वैल्यू उठा के दूसरे एक्सप्रेशन में डाल दो यार। हाँ या ना? कोई डाउट? आ गया समझ में नो सर? सर। बड़े आगे। हाँ यस सर। सर। तो ये भाई आपको अब उसके लिए जिद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा कि यार मैं तो यार इंटरसेक्शन निकालना है मेरे को, इतना बड़ा है उसका, मेरे को वो निकालना है, क्या बोलते हैं ये, सेंटर निकालना है यार, मैं कैसे करूं, हाइपरबोला का कैसे निकालूं। तो ये आपकी दिक्कतें यहां खत्म कर देगा। डन है? बढ़ू आगे। चलिए, अब काम बहुत तेजी से स्टार्ट हो रहा है। हेडिंग लिखिए फटाफट फटाफट फटाफट, हेडिंग लिखिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी हाइपरबोला at point at point ये, ठीक है,
ठीक है, अब पॉइंट दे दिया हमने भैया, क्या है x1 y1, क्या लिखूं बिना सोचे, खट्टा खट तुम्हारी तरफ से आंसर आना चाहिए। एक पॉइंट दे रखा है हाइपरबोला पे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, बताओ क्या करूं? t जल्दी, equal to 0. टाइम ही नहीं है। t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0, सही है या नहीं है? गलत बात है क्या? सही कितना है हो सर। जाएगा? सही है x सर। अपॉन a स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसके प्रूफ में टाइम इन्वेस्ट करें क्या? इसके प्रूफ में टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए अपने को? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अब अपने पास टाइम नहीं है इतना। डन है, बढ़ो आगे। बढ़ो सर। हाँ चलिए, अगर यही हाइपरबोला में, नोट लिखो एक फटाक से। नोट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट px1 y1 टू दी हाइपरबोला टू दी हाइपरबोला। अब देखना, ध्यान से देखना, अभी तक आपने ऐसा कभी नहीं किया कि जहां पे ओरिजिन शिफ्टेड हो उसके केस में कैसे लिखेंगे। तो कोई मुझे सजेस्ट करेगा क्या, कैसे लिखूं इक्वेशन? पता तो है मुझे, t इक्वल्स टू 0 तो लगना ही है, ठीक है, लेकिन बताओ कैसे करूं? ओपन कर लूंगा ना इसको, नहीं समझ में आई बात? इसको ओपन करूंगा तो कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, वाई स्क्वायर बन जाएगा, वाई बन जाएगा। एक्स स्क्वायर को कितना लिख दूंगा बताओ? एक्स एक्स वन। वाई स्क्वायर को कितना लिख दूंगा? वाई वाई वन। एक्स को कितना लिख दूंगा? एक्स प्लस एक्स वन डिवाइडेड बाई टू। वाई को कितना लिख दूंगा? वाई प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई टू। कितना? टी इज इक्वल्स टू 0 के केस में। बोलो, कोई दिक्कत है किसी को किसी तरीके से? नो नहीं सर। सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अब आप लिखेंगे धड़ाधड़, मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि मुझे इसे आज खत्म करना है, ठीक है? क्योंकि आपका भी रोज रोज ऐसा लगता है जो इंपॉर्टेंट टास्क था वहां पे हम स्लो हो जाएंगे, बाकी सब जगह हम सीधा काम कर देंगे। पॉइंट है ए सेक थीटा बी टेन थीटा, ये कौन सा पॉइंट होता है भाई? पैरामेट्रिक। तो सीधा सीधा उठा के लगा दो, टी इज इक्वल्स टू 0, कितना हो जाएगा? एक्स इंटू ए सेक थीटा अपॉन में कितना? ए ए स्क्वायर माइनस वाई टाइम्स ऑफ बी टेन थीटा। अपॉन अब बी स्क्वायर आप इज इक्वल बोलोगे टू 1। सर ये सब याद रखूं क्या? भाई कुछ भी याद नहीं रखना है, याद करके तो आप बहुत ही ज्यादा गलत काम कर रहे हो। इतने लंबे टाइम से मैं एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फॉर्म याद रख बच्चे। अब हर चीज अगर याद करने बैठ गए तो गड़बड़ हो जाएगी, छोटा दिमाग है भाई, फट जाएगा। प्रोसेस याद रखना है, क्योंकि वही सेम प्रोसेस हम दुनिया जहान में लगा देंगे। ये इक्वेशन है, अब इसको याद करके क्या ही उखाड़ लेंगे हम लोग, कोई फायदा नहीं होने वाला इसको, ठीक है? डन है, बढ़ू आगे। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट अब इसका भी प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फिर क्वेश्चन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी एल्फा एंड क्यू बीटा। इसका क्या मतलब हुआ? हाइपरबोला है, पी अल्फा का क्या मतलब हुआ भाई? ए सेक अल्फा और बी टेन अल्फा। बिल्कुल सही है लड़के। तो ये पॉइंट पी हो गया आपके पास में कितना? पी अल्फा इज ए सेक अल्फा बी टैन अल्फा, ठीक है? मान लेते हैं यहां से एक टेंजेंट बनी और यहां पे क्यू ले लेते हैं, ठीक है? क्यू बीटा इसने बोला है, क्यू बीटा का क्या मतलब हो जाएगा यार? ए सीकेंड बीटा बी टैन बीटा। अब मैं इस पे इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाहता हूं। अरे यार कितना घटिया चीज है यार, कब से करते आ रहे हैं ये पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है?
और ये देखो, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने को निकालना है। भाई क्या करें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है। इस पे लगाएंगे t इज इक्वल टू 0, इस पे लगाएंगे t इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन तो एक ही मिनट में सॉल्व हो जाएगा ना। लाइन आ गई यहां से, लाइन आ गई यहां से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। हाँ या ना, बोलो। हाँ आपको लगता सर, है कि यस मेरे को सर, करना चाहिए? कर लेंगे सर। कर ओके, लेंगे सर। दे दो इसका, हाँ हाँ सर। सर। है ना। चलिए, तो फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of tangents drawn from the points p pi by 3 and q ले लेते हैं अपन 120 डिग्री, है ना। तो हम लोग ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3 ले लेते हैं। तो पाई माइनस 3, पाई बाय, हाँ पाई बाय 6 ले लेते हैं, ठीक है। 150 ले लेते हैं, तो पाई माइनस पाई बाय 6 ले लिया, 5 पाई बाय 6 टू दी हाइपरबोला from the points at the hyperbola x square upon 16 minus y square upon 9 is equals to 1। सॉल्व करो जरा इसको, एक बार ट्राई करके देखो। जल्दी, बहुत फास्ट, एसिम्टोट्स तक हम पहुंच जाने चाहिए आज किसी भी कीमत पे। अभी मुझे इसमें कई सारी प्रॉपर्टीज भी बतानी है। एसिम्टोट्स तक आज हम पहुंच जाएंगे। आप बोलोगे सर क्वेश्चन, मैं बोल न्यूमेरस क्वेश्चन है यार शीट में, मोर देन इनफ क्वेश्चंस है शीट में। अगर आपने कर लिए तो बस कोई दिक्कत नहीं। फिर जिसको कोऑर्डिनेट के लिए और चाहिए, मेरे पास रैंक बूस्टर है, ठीक है, वो पकड़ा दूंगा। अभी सेकंड एक्सरसाइज पे हम टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकते क्योंकि हमारा जेई बहुत नजदीक है, तो मेजर पार्ट खत्म कर देना चाहते हैं। अगले 3 लेक्चर्स में, 2 से 3 लेक्चर में मैं इसे एंड कर दूंगा। उसके बाद में मैं स्टार्ट करूंगा यार कैलकुलस आपका, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कैलकुलस वाला हिस्सा, उसके एक बार कैलकुलस ढीला पड़ा, ये कोऑर्डिनेट अपना ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि ये कैलकुलस और ये सबसे ज्यादा लंबे सेक्शन है। उसके बाद में फिर आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। डन। डन। आदित्य हो जाएगा, उसकी टेंशन मत ले बेटा। इतना सोच के पेपर देने की नहीं सोचते, वो हमारी दिक्कत है। डन। सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बस हो गया।
डन सर। बढ़िया भाई। और किसी से हुआ भाई? बहुत टाइम ले रहे हो आप लोग यार, हो गया इतना नहीं सर। ले सकते। हो गया सर। हो गया। हो गया सर। चलिए, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जो पॉइंट बनाना है। इसके केस में कितना हो जाएगा यहाँ पे? ए देखो यहां से 4 हो गया, बी कितना हो गया 3, तो 4 सेक पाई बाय पाई बाय 3 टैन पाई बाय 3। मामला खत्म, इसका पॉइंट मिल गया। यहां पे 4 सेक, यहां पे कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 6 कॉमा 3 टैन 5 पाई बाय 6। ठीक है, यहां से मामला खत्म। ये भी सेट, ये भी सेट। बताइए कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से? तो ये टी लगा दो, इस पे टी इक्वल्स टू 0 लगा, इस पे टी इक्वल्स टू 0 लगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए टाइम इन्वेस्ट होता है, मुझे पता है, लेकिन अपने पास टाइम कम है, थोड़ी कैलकुलेशंस को फास्ट कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट x1 कॉमा y1 इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट x1 कॉमा y1। ठीक है, मतलब कोई एक्सटर्नल पॉइंट होगा, उस पे एक ये टेंजेंट चली जाएगी, उस पे एक ये टेंजेंट चली जाएगी, तो इसकी इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट चाहिए। ये पॉइंट अपने पास है x1 कॉमा y1। बताओ क्या अप्लाई कर दे? s1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। भाई यही तो करते आ रहे हैं शुरू से, सर्कल में भी यही किया, एलिप्स में भी यही किया, पैराबोला में भी, हाइपरबोला में भी। तो हाइपरबोला की इक्वेशन अगर ये दे रखी है, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन किससे आ जाएगी? एस एस वन इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, वेयर एस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। S1 इज x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। ये S1 और t के केस में कितना हो जाएगा? t आपका कितना हो गया? x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। बस ये सब्स्टिट्यूट कर दो, काम हो जाएगा। बताओ, डन? बढ़ू आगे? ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो मुझे लगता नहीं इस पे हमको बहुत ज्यादा टाइम देना चाहिए। बढ़ू आगे? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, नोट कर लिया? दो और छोटी सी चीजें, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट और कॉर्ड मिडिल पॉइंट वाला, उसके बाद नॉर्मल एंड नॉर्मल की प्रॉपर्टीज, और हाइपरबोला ओवर, फिर एसिम्पटोट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, सर किस पे आ जाएंगे फिर? एसिम्पटोट्स। क्या होते हैं सर वो? समझाएंगे यार, इतना हाँ क्या। सर, मैंने भी कल सुना था, वो पूरा कॉलेज में डिस्कस कर रहे थे। हाँ, कॉलेज में यूज होता है। मैं सोच रहा था क्या होता है, आज आपने शुरू करा दिया। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बताना जरा क्या होता है भाई? कोई डेफिनेशन बताएगा? है कोई बताएगा? इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हो, कुछ तो बताओगे। T इज इक्वल टू S। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बेटा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है? भूल गए सर क्या? 2 पॉइंट। दो टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच की बनाई कॉर्ड होती दो है। टेंजेंट का जो पॉइंट होता है, जो कांटेक्ट पॉइंट होता है, अगर उसे मिला दिया जाए तो वो क्या होता है? अपना कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन वर्ड ही तो एक्स्ट्रा लगा रहा है, इसमें कंफ्यूज क्यों होना? टी इज इक्वल टू 0 से मिलती है ये अपने को। ठीक है, और कितना होता है? एक्स स्क्वायर। अभी याद दिला देता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, इक्वेशन लिख देता हूं।
याद करो, जब पैराबोला आपने लिया था, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, दूसरी टेंजेंट ड्रॉ की थी, इनसे ये बना दिया था, यही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थी। हाँ सर, जब सर्कल लिया गया था, तब एक भी ऐसे ही टेंजेंट किया था ये सर। दूसरी टेंजेंट ये, इनको मिला दिया, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। वही तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी हाइपरबोला ही, ये भी हाइपरबोला ही है, एक इधर बना दिया, एक इधर बना दिया। अब आप बोलोगे सर आपने एक ही हाइपरबोला साइड में क्यों नहीं बनाया, इधर बना देते, एक टेंजेंट ऐसे आएगी, दूसरी टेंजेंट ये आएगी, उनको जोड़ देते, वो भी रहेगा वैलिड यार, वो भी सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, है ना? हाँ ये भी सर। रहेगा, तो ये भी कॉर्ड की तरह काम करेगा। दो पॉइंट को मिलाना ही तो कॉर्ड है, मिला रहे हैं हम दो पॉइंट, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल्स टू 0 लगा देंगे हम एट x1 कॉमा y1 पे, वो कितना हो जाएगा, x x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। लास्ट टाइम भी लोगों का डाउट था कि सर सेम पॉइंट से, जैसे 11वीं क्लास में छोटे बच्चे डाउट पूछते हैं कि सर आपने क्या बोलते हैं, टेंजेंट के केस में भी t इज इक्वल्स टू 0 लगाया x1 y1 पे, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के केस में भी x1 y1 पे आपने t इज इक्वल्स टू 0 लगाया। तो मेरा उनसे यही कहना होता है बेटा, वो x1 y1 पॉइंट आउटसाइड है ना, आउटसाइड टू दी पैराबोला है, या हाइपरबोला है, या फिर आपका सर्कल है, या फिर इलिप्स है। और जो टेंजेंट वाले केस में वो ऑन दी कोनिक है, आप ये बोल सकते हो। तो ये आउटसाइड दी कोनिक है और ये ऑन दी कोनिक है, तो आउटसाइड रहेगा पॉइंट, तो क्या आ जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ऑन दी हाइपरबोला है, ऑन दी कोनिक रहेगा, तो आप क्या निकाल दोगे उसका, टेंजेंट की इक्वेशन। ये आपको डाउट तो नहीं है ना? अरे बोलो, ये तो आपका सर कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है सर। चलिए बढ़ू आगे। हाँ सर। हाँ सर। चलिए हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला equation of chord of hyperbola whose midpoint is x1 y1 और given with given midpoint यूज करते थे पहले हम वर्ड, वो इसने midpoint दे दिया है, बस सीधा लिख दिया कि whose midpoint is x1 y1। ठीक है यार, इतना क्या सोचना है। मान लेते ये एक कॉर्ड है हमारे पास में, पॉइंट टू पॉइंट बनाता हूं, ज्यादा क्लियर रहेगा। पॉइंट टू पॉइंट बना दिया, मान लेते ये एक कॉर्ड है हमारे पास में, ठीक है, एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये, उसका मिडिल पॉइंट दे रखा है आपको, मान लेते हैं x1 y1। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला हुज मिड पॉइंट इज x1 y1, सीधा सीधा कितना लगा दो, t इज इक्वल्स टू s1। क्या है हाइपरबोला की इक्वेशन, ये है, ठीक है। तो इस पर t इज इक्वल्स टू s1 लगा देंगे। बताइए कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से, जल्दी बताइए। कोई डाउट नहीं है सर। कोई डाउट नहीं है। सर। नोट हो गया? यस सर। हाँ सर। हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए। आज थोड़ा सा मेरे को स्पीड में कराना पड़ रहा है यार, क्योंकि मैं इसे निपटा के बढ़ना चाहता हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो होने को तो ये सबसे बड़ा चैप्टर है हाइपरबोला, क्योंकि इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, अभी एसिम्पटोट भी है, ठीक है, और अपनी तो खुद की चीजें हैं ही, ठीक है। लेकिन आप इसे इतना क्विक, इतनी फास्ट इसलिए समझ पा रहे हो क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो यहां तक। नहीं तो सोचो ये t इज इक्वल्स टू s1 और ये सब कुछ यहीं पे हम सोच रहे होते तो बहुत लंबा टाइम हमारा ले जाता है, ठीक है। तो अगर एक हाइपरबोला है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, वहां पे हमने टेंजेंट बना दी, मान लेते हैं ये, इस टेंजेंट पे जो 90 डिग्री बनाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो पॉइंट कितना है, x1 y1, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। t इज इक्वल्स टू 0 लगा दिया गया, तो x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1,
ठीक है, तो अब हम आपसे ये बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो उसमें क्लियरली बोला गया है कि t इज इक्वल्स टू हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, 0 x x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई y1 अपॉन बी स्क्वायर से। ठीक है, अब मेरा सुनना ध्यान से कि ये मेरे पास t इज इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक है, अब यहां से मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप, तो अगर इसका स्लोप मेरे पास में कितना है m1, इसका स्लोप मेरे पास कितना है m2, तो आप क्या करेंगे m1 m2 इज इक्वल्स टू -1 लगाएंगे। इसका स्लोप कितना हो जाएगा बताओ जरा जल्दी, ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स के नीचे डिवाइड कर देंगे y को ना, y इज इक्वल्स टू इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा बताओ जरा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ x1 अपॉन y1। सही है या नहीं है, प्लस रहेगा ये तो। ठीक है, नेगेटिव तो तब लगाते हैं जब क्या होता है आपके पास में बीच में प्लस सिंबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है, तो ये स्लोप हो गया, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। जहां भी मैं गलती करूं प्लीज टोक देना। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, m1 m2 इज इक्वल्स टू कितना, -1, तो m2 कितना हो जाएगा, -1 अपॉन m1, तो -1 अपॉन ये कितना हो जाएगा, b स्क्वायर x1 इंटू ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर y1, ये हो जाएगा m2। ये पॉइंट कितना दे रखा है x1 y1, तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सीधा सीधा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर x1 x माइनस x1, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी। कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। बताइए, कोई डाउट है इसको नो भैया, सर, नहीं सर। करना है नो सर नहीं है। इसको चेंज करके हम एक फॉर्म में लिखेंगे, उसी फॉर्म को आप यूज भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आफ्टर रीअरेंजमेंट ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, ऐसा ही हमने एलिप्स में भी किया था याद होगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई अपॉन में कितना हो जाएगा y1। आप छोटा सा रीअरेंजमेंट करेंगे और ये काम बन जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू कितना हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों ये रीअरेंजमेंट किया गया है, ताकि एक और सेकंड पॉइंट, अगर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट पे नॉर्मल लिखना हो तो नॉर्मल at point P, that is A sec theta B tan theta, अगर यहां पे लिखना होगा तो ये पॉइंट को डायरेक्टली इस पे रख दिया जाएगा। x1 की जगह आ गया A secant थीटा, y1 की जगह आ गया B tan थीटा। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां पे तो ये आ जाएगा A स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस यहां पे आ जाएगा बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेंज कर लो अपने हिसाब से, सॉल्व कर लो यार इसको। डन है, यहां तक नोट हो गया, डन है, कोई दिक्कत किसी यस सर। अब मैं प्रॉपर्टीज के प्रूफ में टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी हमने पैराबोला में भी किए हैं, एलिप्स में भी किए हैं, सब जगह हम करते आ रहे हैं। अब हम सीधा काम करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के प्रूफ में हम लोग ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा प्रूफ करेंगे। तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत, प्रूफ नहीं करेंगे, सीधा हम लोग लिखेंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज वो मुझसे पूछें, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यार। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल, पहला लिखिए नॉर्मल अदर देन, मैं याद दिलाता जाऊंगा आपको हमने ये कहां प्रूव किया, नॉर्मल अदर देन ट्रांसवर्स एक्सिस,
transverse axis never passes through focus. पैराबोला में याद है, प्रूव किया था. इलिप्स में भी याद है, तुमको बताया था सेम प्रॉपर्टी. बोलो. हाँ सर. है ना, ये बताया था ना, पैराबोला में यही केवल फोकस से पास करता है. ठीक है, और कोई दूसरा नहीं पास कर सकता, क्योंकि वहां पे m की वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आ गया था, जो कभी 0 नहीं हो सकता, और m की वैल्यू 0 आ गई थी. ठीक है, तो वही सेम प्रॉपर्टी यहां पे भी रहेगी. ठीक है, उसके बाद लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लिखते जाओ. लोकस ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from focus, फोकाई होना चाहिए. ठीक है, फोकस मतलब फोकाई ऑफ हाइपरबोला. आप ही बता दोगे, ये तो कहां प्रूव किया. हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एनी टेंजेंट, अपॉन एनी टेंजेंट is its auxiliary circle x square plus y square is equals to a square. याद आया क्या ये कुछ, कहां पे किया, कोई बता सकता है क्या? सर शायद इलिप्स में किया था. बिल्कुल इलिप्स में किया. मैंने बताया था कि इनका प्रोडक्ट होता है, जो परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करते हो ना, उनका प्रोडक्ट होता है लेंथ का बी स्क्वायर के बराबर, सेमी मेजर एक्सिस के बराबर. तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. मैंने बोला था इसका लोकस जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाता है ऑक्सिलरी सर्कल. सेम चीज यहां पे भी है. प्लस इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो सेमी मेजर एक्सिस के बराबर आता था, P1 P2 बी स्क्वायर के बराबर आता था. मैंने आपसे घर से ट्राई करने के लिए बोला था, फिर कैलकुलेट किया था हमने क्लास में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं. तो वही जो बी स्क्वायर आता था वही अपना थर्ड पॉइंट है. द प्रोडक्ट, आपको दिक्कत है आप प्लीज एक बार इलिप्स का जाके पढ़िए, हमने सेम चीज किया है. द प्रोडक्ट ऑफ द फीट, the product of feet of these perpendiculars is b square, ब्रैकेट में लिखिए सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस उसका स्क्वायर, सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस का स्क्वायर. कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके से तो प्लीज पूछिए. कोई दिक्कत है किसी को किसी तरीके से तो प्लीज पूछिए. यही तो बताया था ना, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, P1 P2. Yes, sir. उनकी लेंथ निकाल के प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर. यही हमने इलिप्स में किया, यही हमने हाइपरबोला में भी लिखा. दिमाग ही नहीं लगाना. ठीक है, उसके बाद ये वाला भी हमने वहीं प्रूफ किया है. द पोर्शन ऑफ टेंजेंट, the portion of tangent between the point of contact between the point of contact and directrix subtends right angle at the corresponding focus. याद आया कुछ? याद आया कुछ? इलिप्स में क्या, शायद ये भी इलिप्स में किया था, और यही सेम चीज हमने पैराबोला में भी प्रूफ किया. Yes, है ना? sir. ठीक है, तो बताओ ये चारों प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता कि मतलब हमको दोबारा इनको प्रूव करना चाहिए. एक बार कर लिया यार, मोर देन इनफ है. अब आपको तरीका आता है
कि जो जो पूछा जा रहा है वैसा वैसा करते जाओ, हम कर देंगे प्रूव यार। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। चलिए लास्ट इसकी जो प्रॉपर्टी है नॉर्मल की, वो है आपकी कौन सी, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। तो एन इनकमिंग लाइट रे, लास्ट पॉइंट, एन इनकमिंग light ray aimed towards focus, aim towards one focus. One focus is reflected, if reflected from the other focus, reflected from the, एक सेकेंड, अदर नहीं है यार, ये लैंग्वेज लिख देता हूं फिर समझा। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आउटर सरफेस, outer surface of hyperbola towards the other focus. देखो, an incoming light ray aimed towards one focus is reflected from the outer surface of the hyperbola towards the other focus. ठीक है, एक फोकस से जो आउटर कोई सरफेस से आई, फोकस को टारगेट करती हुई, an incoming light ray aimed towards one focus is reflected from the outer surface and moves towards the other focus. बताता हूं कैसे। ये देखो, ये बना, ये बना, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया ये मेरा हाइपरबोला बन गया, ये लो, ये लो। अब एक इनकमिंग आउट रे थी, मतलब इनकमिंग रे जो फोकस को टारगेट करके आई यहां से, ठीक है। ये जाती तो ये ऐसे जाती यहां पे, ठीक है, यहां पे अपना फोकस है, लेकिन वो यहां तक आई नहीं, ये सरफेस अंदर वाला शाइन कर दिया तो ये मिरर की तरह एक्ट करेगा, वो यहां से रिफ्लेक्ट होगी और वो दूसरे की तरफ करेगी, करके मूव करेगी दूसरे फोकस की तरफ, ठीक है। तो जो एक तरफ से एम करके आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है, वो दूसरे फोकस की तरफ जाने लगेगी, ठीक है। सेम चीज यहां पे भी होगी, यहां से आप रे भेजोगे, वह यहां टकराएगी और बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीजें पॉसिबल हैं, दोनों वे में ये चीज पॉसिबल है, ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे सर यहां से क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुआ, तो बेटा यही तो हमको बताना है कि एक टारगेट, पहले क्या होता था, इलिप्स के केस में क्या होता था, एक फोकस पे रखा है, आपने रे भेजी, वो टकराएगी शाइनी सरफेस से और दूसरे वाले फोकस से पास हो जाएगी, वही सेम चीज तो दिखानी है ना यहाँ पे भी, ठीक है। तो एक रिफ्लेक्शन दिखाया, इसका रिफ्लेक्शन दिखाया कि वो टारगेट करके यहां जा रही है, दोबारा यहां पे भी तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, तो हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी हमारे हिसाब से जो रे आई, इसको मैं अगर शाइनी ना मानूं तो वो यहां से एम करके आई, यहां टकराई, ये एक फोकस था, ये दूसरा फोकस है, यहां टकराई, रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे फोकस को टारगेट करेगी, ठीक है। ये इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी है। आप बोलोगे सर रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी का क्या फायदा है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन समझने में फायदा मिलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हाइपरबोला को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है, इस तरीके से हमने हाइपरबोला को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है यहां तक, अब क्या क्या रह जाता है सुनो ध्यान से, है ना। एसिम्टोट, एसिम्टोट्स, ठीक है, पहला जो हम कल पढ़ेंगे एसिम्टोट। एसिम्टोट क्या है, देखो मैं जेईई एडवांस ने सबसे पहले एसिम्टोट्स को इंट्रोड्यूस किया था एक पैराग्राफ के थ्रू, ठीक है। उसके बाद से एसिम्टोट मैंडेटरी कर दिया गया सब जगह पढ़ाने, क्योंकि कोचिंग्स ने मैंडेटरी कर दिया, क्योंकि उससे पहले एसिम्टोट्स पे ध्यान हम कम देते थे, ठीक है। अच्छा, एसिम्टोट्स के बारे में मैं समझाऊंगा। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग टेंजेंट होती है, ठीक है, इन्फिनिटी पे जाके वो लाइन टेंजेंट बन जाती है, उसके फिर क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, एसिम्टोट निकालने का तरीका एक तो मैं हाइपरबोला में सिखा रहा हूं आपको,
एक मैं एसिम्प्टोट सिखाऊंगा आपको निकालने का तरीका, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। तो टेंशन मत लीजिए, मैं पूरा समझाऊंगा, थोड़ा बड़ा है इसलिए ध्यान देना पड़ेगा। एक लेक्चर तो एसिम्प्टोट ले जाएगा अपना, उस पे 2-4 क्वेश्चन, और एक लेक्चर अपना ले जाएगा जो एसिम्प्टोट्स के कॉन्जिक्यूटिव में मैं आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्पेशल केस बताऊंगा, जो कि जेई पूछता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अभी तक हमने क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर में ए इज इक्वल्स टू बी कर दे तो क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को अगर मैं इसको रोटेट, तो बनता ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पूरे एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट कर दूं तो ये कुछ ऐसा बनने लगेगा, ठीक है। ये स्पेशल केस है जो हमको पढ़ना है, तो एक दिन अपना ये ले जाएगा। तो 2 लेक्चर्स अपने को और चाहिए, 2 लेक्चर में अपना ये पूरा पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे चैप्टर्स की समरी बना लें यहां तक, और शीट को फोकस करके शीट सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके बाद यहां